हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस समय हम लोग बात कर रहे हैं फैमिली पेंशन की। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत उसके बच्चे को कैसे पेंशन दी जाएगी, बच्चों को पेंशन देने का क्रम क्या होगा, पात्रता क्या होगी, तलाकशुदा, अविवाहित, विवाहित पुत्र या नौकरी करने वाले पुत्र को पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, इन सारी शर्तों पर हम लोग बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो यूजफुल ज़रूर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक पर बात करते रहते हैं, खासकर एनपीएस और ओपीएस पे। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और साथ में मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो दोस्तों, ये मैंने 30 मार्च 2021 का नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, जिसे कहते हैं केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 है। ये डॉक्यूमेंट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या आप पेंशन की वेबसाइट पर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं पेज नंबर 42 पर आ चुका हूं और यह पॉइंट सीधा संबंधित है बच्चों से कि सरकारी कर्मचारी की डेथ के बाद और अगर विधवा या विधुर नहीं है तो बच्चों को कैसे पेंशन दी जाएगी। 9 का कहता है, यदि मृतक सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी का कोई उत्तरजीवी विधवा या विधुर नहीं है तो ऐसी स्थिति में या विधवा या विधुर की कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता समाप्त हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को पेंशन दे होती है। और बच्चों में कोई भी पुत्र हो जो मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त न हो तो वो दत्तक पुत्र सौतेला भी हो सकता है। पेंशन भोगी के सेवानिवृत्ति के पश्चात जन्मा पुत्र भी हो सकता है, लेकिन उसे अविवाहित, 25 वर्ष से कम आयु और अपनी आजीविका का उपार्जन न करता हो, ये 3 शर्तों का पालन करना होगा। इसे ही डिपेंडेंट माना भी जाता है। अब हम बात करते हैं इसके पॉइंट नंबर 2। तो इसमें पॉइंट नंबर 2 में पुत्री को वही उन्हीं शर्तों के साथ शामिल किया गया है। पॉइंट नंबर 3 में बात की गई मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त पुत्र या पुत्री, तो वह तीनों शर्तें हैं, दत्तक पुत्र, सौतेला या सेवानिवृत्ति के पश्चात जन्मा। तो यहाँ पर एज का कोई बाउंडेशन नहीं है, बस आजीविका का उपार्जन नहीं होना चाहिए। अगर पुत्र या पुत्री मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त हैं, डिसेबल हैं, फिर भी उपार्जन करते हैं तो वो पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे। और ये भी शर्त है कि वह किसी भी तरह से आय करते हैं जो पेंशन के बराबर है, पेंशन से अधिक है। गा में कहा गया कि अगर वो आय करते हैं, भले वो पेंशन से कम हो, तब भी उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के उनके पास आय का कोई साधन नहीं होना चाहिए। घा कहता है, जहाँ कोई मृतक सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी एक से अधिक बच्चों को अपने पीछे छोड़ जाता है तो यहाँ पर कुटुंब पेंशन को 25 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को उनके जन्म के क्रम में दे होती है। अब मान लेते हैं कई बच्चे हैं तो वहाँ पर जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र होगा, अंगा में इसे क्लियर गया है, पहले ज्येष्ठ पुत्र को दिया जाएगा, सबसे बड़े बेटे को या बेटी को, उसके बाद दिया जाएगा उसके कनिष्ठ को, उसके छोटे को। हाँ, ये देखा जाता है कि बेटा जो जिससे सबसे बड़े को जिसको दिया जा रहा है वो कहीं 25 वर्ष से पहले ही अपात्र ना हो जाए, जैसे उसे जॉब मिल जाए या उसका विवाह हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में फिर कनिष्ठ को शुरू कर दिया जाए। क्या कहता है कि इस नियम के अधीन अगर अवयस्क को मंजूर की जाती है पेंशन तो वहाँ पर अवयस्क की ओर से संरक्षक को पेंशन दे होगी। अब जुड़वा बच्चों पे बात की गई। 6 में कहा गया है कि अगर 2 जुड़वा बच्चे हैं तो वहाँ पर पेंशन को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाएगा। और जा में कहा गया है कि मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी 25 वर्ष से कम आयु और कुटुंब पेंशन के लिए पात्र उत्तरजीवी पुत्र या पुत्री न हो, तब जो मानसिक मंदता से संबंधित है या मानसिक विकास या निःशक्तता से ग्रस्त या शारीरिक रूप से निःशक्त या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में जो भी निःशक्तता से संबंधित शर्तें दी गई हैं तो वहाँ पर उन्हें 25 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद भी जीवन पर्यंत दिया जाएगा। लेकिन पॉइंट 1 इस पे और ध्यान दिलाता है
कि सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी और उसके पति या पत्नी की मृत्यु से पहले निःशक्तता मौजूद हो। तो यहाँ पर निःशक्तता जो है वो पहले से कर्मचारी जीवित रहा उसी समय हुआ हो। बाद में अगर किसी एक्सीडेंटल केस के कारण निःशक्तता होती तो उसे यहाँ कंसीडर नहीं किया जाता। और पॉइंट नंबर 2 ध्यान दिलाता है कि यदि ऐसा पुत्र या पुत्री सरकारी कर्मचारी के 2 या 2 से अधिक बच्चों में से एक हो तो यहाँ पर जो 25 वर्ष की आयु तक जिसे पेंशन मिलेगी और उसके बाद जो निःशक्त है उसके लिए जीवन पर्यंत पेंशन चलेगी। और हमेशा पेंशन निःशक्तता के केस में मान लीजिए 1 से अधिक बच्चे निःशक्त हैं तो वहाँ पर भी ज्येष्ठ और कनिष्ठ वाला नियम लागू होगा कि सबसे बड़े पुत्र को पहले दिया जाएगा, फिर उसे छोटे को दिया जाएगा। बाकी ये पॉइंट कहता है कि इनके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, मेडिकल बोर्ड के समक्ष इसकी जांच की गई हो और उसके अनुसार विशेषज्ञों ने इस प्रमाण पत्र को जारी किया हो। और देखिए यहाँ पर एक बात कही गई है कि यदि निःशक्तता स्थायी है तो एक बार, और यदि निःशक्तता अस्थायी तो हर 5 वर्ष में एक बार इस आशय का कि वह अभी भी खंड जा में निर्दिष्ट निःशक्तता से ग्रस्त है तो एक प्रमाण पत्र भी हमेशा उपलब्ध कराना पड़ेगा। और 5 वर्ष और 1 वर्ष के अंतराल पर 5 वर्ष के अंतराल पर है। अगर अस्थायी निःशक्तता है और स्थायी है तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों बाकी बहुत छोटी छोटी बातें इसमें कवर की गई हैं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है, कोई पॉइंट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको अलग से कोई वीडियो बना कर कवर जरूर कर लूँगा। बाकी अगर मैं सारे पॉइंट को इसमें उठाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मुझे उतना यूज़फुल लग भी नहीं रहा है। मुझे जो मेन ज़रूरी इसमें पॉइंट लगे मैंने उसे कवर कर लिया है। आप मुझे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर या ईमेल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस चैनल पर ऐसे यूज़फुल कंटेंट लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।